नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस की चैप्टर नंबर 7 दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। यह इस चैप्टर की सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने डिस्कस किया था ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में, और उसमें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें हम लोग क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स के बारे में समझे थे, फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे डिस्कस किया था, और साथ ही साथ रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क भी हम डिस्कस किए थे। तो वो सब मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा पार्ट 1 तो आप देख लीजिए, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अटैच्ड है, साथ ही साथ में पिंड कमेंट में भी वो डिस्क्रिप्शन लिंक अटैच्ड है। ठीक है, तो इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और एंडोक्राइन ग्लैंड्स समझ लेंगे और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में किस तरह से होता है वो सब भी हम इस वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। आज बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या? तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि इसके पास जितने भी ग्लैंड्स होते हैं मेनली डक्ट नहीं प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड दैट सिक्रीट्स देयर सिक्रीशन। और वो क्या सिक्रीट करते हैं? तो हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स बेसिकली एक टाइप ऑफ केमिकल्स ही है, ठीक है, और वो बहुत माइन्यूट अमाउंट में वो रिलीज होता है फ्रॉम द स्पेसिफिक ग्लैंड्स, जिसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, और वो डायरेक्टली ब्लड में ही रिलीज होता है। ठीक है, जैसे वैसे कौन से ग्लैंड है? जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है। तो इस फिगर में आपको पता चल जाएगा मेल और फीमेल के। तो 99% तो मोर और लेस सेम ही हार्मोन रिलीज होता है। बस जो फर्क पड़ जाता है मेल और फीमेल का वो है रिप्रोडक्टिव, जिसमें मेल्स में है टेस्टिस से स्पेसिफिक हार्मोन निकलता है, और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें ओवरी और साथ ही साथ में प्लेसेंटा, जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे, ये सिर्फ डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है सब हार्मोन्स लेवल। ठीक है, बट हार्मोन लेवल्स डिफरेंट हो सकता है, उसमें कुछ करना, उसमें जो उसका कंसेंट्रेशन है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हार्मोन्स तो दोनों केस में सेम ही निकल रहा है, बस टेस्टिस और ओवरीज का ही डिफरेंस है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे करके हर ऑर्गन्स, जो ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उसके हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे ऊपर में शुरू होता है हमारा, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी जो हम लोग पार्ट 1 में समझे थे, जो कि आपके हाइपोथैलेमस के नीचे में प्रेजेंट होता है। और हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? तो वो फोर ब्रेन में होता है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पीनियल ग्लैंड, वो भी ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स, जो कि नेक रीजन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, थायराइड एंड पैराथायराइड। फिर थाइमस जो होता है वो हार्ट में प्रेजेंट होता है, हार्ट के पास में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उससे थाइमोसिन बोल के हार्मोन रिलीज होता है। और थाइमस का जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि जैसे जैसे किसी पर्सन का एज होता है, थाइमस का जो साइज है वो डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो थाइमस हार्ट के पास होता है। पैंक्रियस आपको पता है कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी रिलीज करता है, साथ ही साथ में कुछ हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है, इसीलिए ये मिक्स्ड टाइप ऑफ ग्लैंड है। ठीक है, फिर पैंक्रियस के बाद में एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो किडनी पे प्रेजेंट होते हैं। और सबसे लोअर मोस्ट पोजिशन पे आ जाएंगे हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जैसे मेल्स में है टेस्टिस और फीमेल्स में जो है ओवरी, और जब अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तब उस केस में होता है प्लेसेंटा। तो उसमें से अलग अलग हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, तो उन सबको हम थॉरोली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ बोथ नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में ही मैंने बताया था आपको कि हाइपोथैलेमस जो है बोथ नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होता है। इट रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ही जो है वो रेगुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट नजदीक में ही होता है, ब्रेन में ही प्रेजेंट है पिट्यूटरी। और
ठीक है। फिर कैसे वो रेगुलेट करता है, तो बाय रिलीजिंग टू टाइप ऑफ हार्मोन्स, दैट इज रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। और ये दोनों का जो फंक्शनैलिटी है ऑपोजिट है, एंटागोनिस्ट है। तो रिलीजिंग हार्मोन्स क्या करता है, हेल्प इन द स्टिमुलेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को आदेश देता है कि तुम हार्मोन रिलीज कर सकते हो, जैसे कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स। ठीक है, तो ये रिलीजिंग टाइप ऑफ हार्मोन है। और इनहिबिटिंग हार्मोन्स वैसे हार्मोन्स है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्रेस, उसको इनहिबिट कर देता, उसको एक्टिवेट नहीं होने देता। तो हेल्प्स इन इनहिबिटिंग द एक्टिवेटेड पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, टू स्टॉप इट्स सिक्रेशन। और पिट्यूटरी ग्लैंड इनहिबिट हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा तो सिक्रीट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल कौन सा है इनहिबिटिंग हार्मोन, तो सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो मेनली दो टाइप ऑफ हार्मोन्स प्रेजेंट होता है, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन पार्ट है ब्रेन का भी, नर्वस सिस्टम का, साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम का भी। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं, एज इट रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ ऑल ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये पूरे बॉडी को फंक्शन एक तरह से करता है, इसीलिए इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ग्लैंड है। अगर ये एक डैमेज हो जाए तो हमारा फुल कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन सब कुछ बिगड़ जाएगा। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड हैज थ्री लोब्स, द एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब एंड पोस्टीरियर लोब। वो हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है। प्रेजेंट जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो कि फोर ब्रेन का पार्ट होता है, तो वो उसी के जस्ट नीचे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करता है वो भी जान लीजिए। तो सबसे पहला है वो ग्रोथ हार्मोन, प्रोमोट्स ग्रोथ, रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो एज नाम ही सजेस्ट करता है कि प्रोमोट करता है एंड रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट्स डिफिशियंसी इन चाइल्डहुड कैन कॉज डॉफिज्म एंड एक्सेस कैन कॉज गाइडेंटिज्म। ठीक है, तो अगर बहुत मात्रा में अगर रिलीज हो जाता है तो उससे डॉफिज्म, बहुत कम मात्रा में अगर रिलीज होता है तो डॉफिज्म, जिसको बोलते हैं जिसकी हाइट छोटी हो जाती है, मतलब बौने जिसको बोलते हैं, शॉर्ट पीपल, डॉफ पीपल, जैसे पिग्मीज होते हैं। पिग्मी एक ट्राइब है अफ्रीका का, उनकी हाइट बहुत ज्यादा छोटी होती है। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, उनमें डेफिशिएंसी होती है ग्रोथ हार्मोन की, और बहुत ज्यादा एक्सेस में रिलीज हो जाए तो गाइगेंटिज्म, बहुत लंबे लंबे आदमी हो जाते हैं, जैसे 7 फुट से भी ज्यादा लंबे हो जाते हैं, जैसे इंडिया में है ग्रेट खली। तो वो उसकी ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होती है, इसीलिए वो ज्यादा ग्रोथ हो जाती है। तो ये ग्रोथ हार्मोन था। फिर दूसरा है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको एसीटीएच भी बोलते हैं। ये क्या काम करता है, इट स्टिमुलेट द एड्रिनल ग्लैंड टू प्रोड्यूस कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन दैट हेल्प इन रेगुलेटिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड को आदेश देता है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन रिलीज करे ताकि स्ट्रेस को रेगुलेट किया जा सके। तो इसका नाम क्या है, एसीटीएच भी बोल सकते हैं, या फिर एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फिर आता है थाइमोइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट थायरॉक्सिन हार्मोन। तो मेनली जितना भी पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन जो रिलीज होता है वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जो हर दूसरे ऑर्गन को स्टिमुलेट करता है कि वो हार्मोन रिलीज करे। जैसे ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको टीएसएच बोलते हैं, ये थायराइड ग्लैंड को आदेश देता है कि आप थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करें, सिक्रीट करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट इज, जिसको एफएसएच बोलते हैं, इट इज अ गोनाडोट्रोफिन दैट स्टिमुलेट्स द मेल टेस्टिस टू प्रोड्यूस स्पर्म सेल्स। ठीक है, तो स्पर्म सेल्स मेल्स में होता है, एंड फीमेल सेल्स इट स्टिमुलेट द ओवरीज टू प्रोड्यूस द ओवम। ठीक है, और फीमेल्स में क्या प्रोड्यूस करने देता है वो, ओवम। तो मेल से, मेल टेस्टिस से स्पर्म सेल्स कैसे प्रोड्यूस होता है, तो बाई फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ओवरीज से ओवम। फिर है luteinizing hormone. It is a gonadotropin that stimulates the production of testosterone in males and progesterone in females. ठीक है, तो luteinizing हार्मोन या LH हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन मेल्स में रिलीज करता है और प्रोजेस्टेरॉन फीमेल्स में रिलीज होता है।
फिर आते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द मैमरी ग्लैंड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन द फीमेल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में ही होती है ना। तो ये मैमरी ग्लैंड जिसको ब्रेस्ट बोलते हैं और उसमें मिल्क फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं और जब वो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। तो मिल्क फॉर्मेशन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मेनली फीमेल्स में ही होता है। फिर है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो रेगुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ मेलानोसाइट्स दैट प्रोड्यूसेस मेलानिन पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द स्किन। तो स्किन के कलर के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको एमएसएच कहते हैं। तो जिस पर्सन में मेलानिन कंटेंट ज्यादा होता है वो पर्सन उतना ही डार्क होता है। जैसे अफ्रीकन पीपल, उनमें मेलानिन कंटेंट ज्यादा होता है, और जिनमें मेलानिन कंटेंट कम होता है वो ज्यादा गोरे होते हैं, ठीक है। तो ये मेलानिन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर ऑक्सीटोसिन एक Oxytocin stimulates stimulation rigorous contraction in the uterus during the childbirth and release of milk from the mammary gland during lactation. तो ऑक्सीटोसिन भी सिर्फ फीमेल में ही होता है। तो जब ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी के टाइम पे जब बच्चे पैदा होते हैं तब उसमें हेल्प करता है। रिगरस कंट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। फिर और क्या है, तो वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको एडीएच बोलते हैं, इट रेगुलेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी। तो ये क्या काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस मेंटेन करने में ये हार्मोन बहुत हेल्प करता है। तो प्यूटिटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स हैं, तो सबसे पहले था ग्रोथ हार्मोन, फिर है एसीटीएच जिसको एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन बोलते हैं, फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, prolactin hormone, melanocyte stimulating hormone, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन या फिर एंटीडायरेटिक हार्मोन। तो इतने सारे हार्मोन जो है वो सिर्फ एक ही ग्लैंड से निकलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है। अब पीनियल ग्लैंड देख लेते हैं जो कि ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है। एक बहुत स्मॉल रेडिश पी साइज, बहुत मटर के दाने के जैसा उसकी साइज होती है पीनियल ग्लैंड की। इट रिलीजेस मेलाटोनिन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है मेलाटोनिन, जिसको स्लीप हार्मोन भी बोलते हैं, दैट रेगुलेट्स द स्लीप वेक साइकिल ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये हमारे स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। कौन, तो मेलाटोनिन, इसको स्लीप हार्मोन बोलते हैं। स्लीप वेक साइकिल मतलब क्या होता है कि हम लोग को एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑटोमेटिक नींद लगने लग जाती है, और एक पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग ऑटोमेटिक विदाउट यूज ऑफ एनी अलार्म भी हम लोग हमारा बॉडी उठ जाता है। तो उसी को बेसिकली स्लीप वेक साइकिल बोलते हैं, और ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। कोई रात के 10 बजे सो जाता है, 4 बजे उसकी नींद ऑटोमेटिक खुल जाती है। कोई कोई 12 बजे सोता है, उसकी नींद दोपहर के 12 बजे खुलती है। तो ये अलग अलग पर्सन की अलग अलग स्लीप वेक साइकिल होती है। तो कौन इसको गवर्न करता है, तो वो बेसिकली रेगुलेट करता है मेलाटोनिन। फिर आता है थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट था। तो यहाँ से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, थायरोक्सिन जिसको T4 बोलते हैं, एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन जिसको T3 बोलते हैं। तो T4 और T3 जो है वो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं, regulates the rate of the cellular metabolism of the body and helps maintaining the basal metabolic rate of the body, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिज्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है T3 और T4। फिर और एक हार्मोन रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से, उसको बोलते हैं कैल्सिटोनिन। ये काम क्या करता है, लोअर्स द कैल्शियम लेवल ऑफ द बॉडी। तो कैल्सिटोनिन जो है वो कैल्शियम लेवल को कम कर देता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो इसको थायराइड ग्लैंड से ही दो रिलीज होते हैं हार्मोन, T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन। पीनियल ग्लैंड से बस एक ही रिलीज होता है, मेलाटोनिन। फिर पैराथायराइड ग्लैंड, वो भी थायराइड ग्लैंड के जस्ट नजदीकी होता है। दे सिक्रीट्स व्हाट, पैराथ्रोमोन जिसको पीटीएच बोलते हैं, दैट रेगुलेट्स द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन द बॉडी, ठीक है। तो ये कैल्शियम और फास्फोरस लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो जितने भी फंक्शंस हैं उसको आपको याद ही करने पड़ेंगे, एज सच वैसा कुछ है नहीं, तो इसमें याद ही करना है बायो में। थाइमस ग्लैंड जो हो गया वो क्या रिलीज करता है, थाइमोसिन मैंने बताया था वो हार्ट के पास प्रेजेंट होता है, और जैसे जैसे पर्सन की एज
बढ़ते जाती है, थाइमस ग्लैंड का जो साइज है वो डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, एज जैसे जैसे बढ़ेगा थाइमस ग्लैंड का जो साइज है वो डिक्रीज होने लगेगा। तो वो हार्मोन क्या रिलीज होता है, थाइमोसिन, विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, thus strengthening the immune system। तो इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो लिम्फोसाइट्स रिलीज करता है। ठीक है, फिर एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो है वो स्मॉल ग्लैंड है जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, बोथ किडनीज में प्रेजेंट होते हैं। तो ये पेयर ऑफ ग्लैंड है। ठीक है, तो क्योंकि दो किडनीज होती हैं। These are also called suprarenal glands। It has two region। आउटर रीजन को बोलते हैं कॉर्टेक्स और इनर रीजन को बोलते हैं मेडुला। ठीक है, प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड्स जो है वो ईच किडनी पर प्रेजेंट है। आउटर रीजन को कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर रीजन को मेडुला बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या रिलीज करते हैं, तो ये भी चार हार्मोन, मेन हार्मोन रिलीज करते हैं, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरोन, सेक्स कॉर्टिकॉइड एंड एड्रेनल एंड नॉरएड्रेनल। ठीक है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होता है, तो कॉर्टिकॉइड हार्मोन दैट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ protein, fats, carbohydrate in the body and also regulate blood pressure and heart rate। तो ये कौन काम करता है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स काम करता है। और कॉर्टिसोल इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द कॉर्टिकॉइड्स। और कॉर्टिकॉइड्स में भी बहुत सारे डिवाइडेड है, बट उसमें सबसे मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, तो कॉर्टिसोल है। ठीक है, तो ये हो गया इसका फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी, साथ ही साथ में ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट को भी। फिर एल्डोस्टेरोन जो है रेगुलेट्स द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी। जिस तरह से एडीएच परफॉर्म करता फंक्शन, एंटी डायरेटिक हार्मोन, मोरलेस एल्डोस्टेरोन का भी वही सिमिलर फंक्शन है। तो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स उसका क्या काम है, स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन बोथ मेल्स एंड फीमेल। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल और फीमेल्स में डेवलप करने में ये सेक्स कॉर्टिकॉइड हेल्प करता है। फिर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसको स्टार आप दे दीजिए, जिसको बोलते हैं एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, या फिर इसको बहुत बार लिखा होता है एपिफेन, एपिफेरिन या नॉन एपिफेरिन। ठीक है, तो एड्रेनलिन ज्यादा इजी है आपके लिए। तो एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन कंट्रोल्स द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी रेगुलेटिंग इमोशंस, फियर, एंगर, ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को, जो कंट्रोल करता है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स का ऑफ द बॉडी, जैसे फियर, एंगर, ब्लड प्रेशर। जैसे इस केस में क्या होता है, जब हम लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं तो हमारा क्या होता है, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाता है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होने लगता है। तो ये सब किस तरह से होता है, उसको बोलते हैं ये जस्ट बिकॉज ऑफ एड्रेनलिन। ठीक है, और ये यंग पीपल में ज्यादा होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रेनलिन रश बोलते हैं, एड्रेनलिन रश। तो यंग जो टीनेजर्स वगैरह होता है उनमें ज्यादा ये प्रेजेंट होता है एड्रेनलिन। अब आते हैं हम लोग पैंक्रियस में, जो कि बोथ, इसको हम लोग हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डाइजेस्टिव जूसेस भी रिलीज करता है, साथ ही साथ में वो हार्मोन्स भी रिलीज करता है, इसीलिए हम इसको बोथ हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। द एंडोक्राइन रीजन ऑफ द पैंक्रियस इज द सिक्रेटरी सेल्स ऑफ द आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो एंडोक्राइन पार्ट जो है पैंक्रियस का, ये पैंक्रियस है, पैंक्रियस एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो जस्ट लीवर के नीचे रहता है, और जो स्टोमक है उसके एडजेसेंट पार्ट में रहता है। ठीक है, तो जो एंडोक्राइन जो पार्ट है, एंडोक्राइन रीजन ऑफ पैंक्रियस, वो कौन सा होता है, कहाँ से निकलता है, तो सेक्रेटरी सेल्स ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल रीजन पोस्टीरियर टू द स्टमक रीजन, और यहाँ से दो हार्मोन रिलीज होता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन का काम क्या है, लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। तो इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में हेल्प करता है। When the hormone is deficient, it result in diabetes mellitus। आपको पता है जब इसकी बॉडी में जो कंसेंट्रेशन है अगर वो कम हो जाती है तो वो एक बीमारी कॉज होता है जिसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस, दैट कॉजेस हाई ग्लूकोज लेवल इन ब्लड एंड यूरिन। डायबिटीज मेलिटस का मतलब है हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड एंड यूरिन। और इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो बाई
इंसुलिन इंजेक्शन देकर हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं। क्यों? क्योंकि डायबिटीज मेलिशियस का पूछा जाता है कि क्या क्यों होता है और कैसे होता है। तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन के कारण, क्योंकि इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है बाय कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। और जस्ट इसका ऑपोजिट फंक्शन है ग्लूकागॉन का। When the concentration of glucose become less in the blood, this hormone converts glycogen into glucose and increases the level of glucose. तो ग्लूकागॉन जो है वो ग्लूकोज लेवल का जो कंसेंट्रेशन है ब्लड में वो बढ़ा देता है, और इंसुलिन जो है वो लोअर कर देता है। उस ब्लड जो ग्लूकोज लेवल है उसको कम करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये है पैंक्रियास के बारे में, दो इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स। फिर ओवरी, ओवरी जो फीमेल्स में मेनली हम लोग है, उससे दो हॉर्मोन्स निकल रहे हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन। ठीक है, तो फीमेल सेक्स हार्मोन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, maintaining the pregnancy, development of the secondary sexual characteristics and regulation of the menstrual cycle। ये सब कौन परफॉर्म कर रहा फंक्शन? तो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ओव्यूलेशन, ये सब जो फंक्शन है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का हेल्प करता है। साथ ही साथ में एक रिलैक्सिन हार्मोन होता है जो मेनली चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ही प्रेजेंट होता है, बाकी समय नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, फीमेल्स में भी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ दिस हार्मोन रिलैक्सेस द यूटेरस एंड पेल्विक रीजन ऑफ द फीमेल। तो ये जो यूटेरस रीजन है, जो लोअर एब्डोमेन रीजन है फीमेल्स में, पेल्विक रीजन को उसको रिलैक्स कर देता है ताकि चाइल्ड बर्थ जो है वो इजीली हो पाए, कम दर्द लगे। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, जो कि स्पेशली चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ही रिलीज होता है। तो फीमेल्स में जो है वो हार्मोन जो है ज्यादा वैराइटीज के हार्मोन्स हैं, लेकिन मेल्स में ज्यादा वैरायटी नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ जो होता है टेस्टोस्टेरोन भी होता है। इसी कारण से ये भी एक कारण हो सकता है कि फीमेल्स में मूड स्विंग्स ज्यादा होने का कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होता है, और हार्मोन्स का अलग अलग कंसेंट्रेशन आपके मूड को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो टेस्टिस जो मेल से होता है वो क्या रिलीज होता है? तो दे सिक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन दैट रेगुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म सेल्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन द मेल्स। तो आसान भाषा में बताया जाए तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल्स को हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये टेस्टिस से सिर्फ जस्ट एक हार्मोन है, वो है टेस्टोस्टेरोन। तो ये सारे हार्मोन्स थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे हार्मोन्स समझ आ गए होंगे, उनके फंक्शनैलिटी आपको समझ आ गए होंगे। अब हम लोग आ जाते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। हम लोग फर्स्ट पार्ट में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स पढ़े थे, जिसमें हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़े थे। लेकिन प्लांट्स में एज सच कोई नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है। तो plants lack complex control and coordination like animals, as they don't have a nervous system or a glandular system। ना ही उसके पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स है और ना नर्वस सिस्टम है, बट दे नीड इंटरनल कोऑर्डिनेशन टू मेंटेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो भी उनका एक इंटरनल कोऑर्डिनेशन होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। दे हैव ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन विद द हेल्प ऑफ प्लांट हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स। तो प्लांट हार्मोन्स का दूसरा नाम क्या है? फाइटो हार्मोन्स, which make them either dependent on external stimuli like light, gravitational force, etc., or growth dependent movements like directional movement of stem upward and root downward। ठीक है, तो मेनली प्लांट्स में क्या होता है, वो होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन से होता है। इसमें कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट नहीं होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिर्फ नर्वस सिस्टम में ही होता है। तो ये सब प्लांट्स कैसे कंट्रोल करता है अपने आप को, कोऑर्डिनेट करता है, ग्रोथ कैसे होता है, तो वो बेसिकली कुछ केमिकल्स रिलीज होता है। वो कौन से केमिकल होते हैं? उसको बोलते हैं प्लांट हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, तो हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। द प्लांट मेनली शोज टू टाइप ऑफ मूवमेंट, जिसको बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉफिक मूवमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले नास्टिक मूवमेंट समझ लेते हैं। तो व्हेन द मूवमेंट ऑफ प्लांट इज नॉन डायरेक्शनल ड्यू टू एक्सटर्नल, जब प्लांट का जो मूवमेंट है वो नॉन डायरेक्शनल है, वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, नॉन डायरेक्शनल है,
उसको हम लोग नास्टिक मूवमेंट कहेंगे। इन दिस टाइप ऑफ मूवमेंट द स्टिमुलस कम्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। तो स्टिमुलस जो है वो ऑल डायरेक्शन से आ सकता है एंड इम्पैक्ट द प्लांट एज अ होल। नास्टिक मूवमेंट्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो जैसे कि सेमी मोनास्टिक मूवमेंट, जैसे आपने ये प्लांट जरूर देखा होगा जिसको मिमोसा पुडिका इसका साइंटिफिक नेम है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, छुई मुई बोलते हैं, छुई में या टच मी नॉट प्लांट। So these movements are very quick and immediate that is caused by mechanical stimuli like touch, shock, fast wind. तो ये सब जो प्लांट होते हैं, तो बिफोर टच में वो प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो इस तरह से इरेक्ट होते हैं। जैसे ही हम लोग उस प्लांट को कोई मैकेनिकल स्टिमुलाई देते हैं, जैसे कि टच हो गया या हवा हम लोग फास्ट विंड ब्लो करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये ड्रूप करने लग जाते हैं, ये प्लांट जो है वो ड्रूप करने लग जाते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टच मी नॉट प्लांट या छुई मुई हिंदी में बोलते हैं। तो बेसिकली ये कैसे होता है, तो मिमोसा पुडिका जो प्लांट है हैव पल्विनी एट द बेस ऑफ द पेट्यूल। तो पल्विनाई प्रेजेंट होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट होता है, वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, पेट्यूल के नीचे, बिटवीन द लीफलेट्स व्हिच लूज इट्स टर्गर प्रेशर ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर। जब भी हम लोग इस इरेक्ट लीफ को टच करते हैं या हवा देते हैं, तो ये क्या होता है, इसका टर्गर प्रेशर, ठीक है, तो टर्गर प्रेशर इसमें लॉस हो जाता है, टर्गर प्रेशर के यहाँ पर लॉस हो जाता है, मतलब लॉस ऑफ व्हाट, लॉस ऑफ H2O वाटर यहाँ पर लॉस हो जाता है, ठीक है। तो वाटर लॉस हो जाता है तो क्या करता है प्लांट जो है वो अपने आप को ड्रूप कर लेता है, ठीक है, प्लांट जो है वो ड्रूप हो जाता है, मुरझा जाता है प्लांट। फिर अगेन वो कुछ टाइम बाद वो टर्गर प्रेशर फिर से वो मेंटेन कर लेता है, वाटर वो फिर से गेन कर लेता है, तो वो फिर से प्लांट जो है वो अपने लीफ जो है वो अपने इरेक्ट, फिर से वो वापस इरेक्ट पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ नास्टिक मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं सेमी मोनास्टिक मूवमेंट, ठीक है, सेमी मोनास्टिक मूवमेंट। और ये बेसिकली किस लिए हो रहा है, तो ड्यू टू मैकेनिकल स्टिमुलाई, ठीक है, ये हवा देंगे या टच करेंगे तो इन सब स्टिमुलाई के कारण ये ऐसा शो करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि प्रिंसिपल क्या है मिमोसा पुडिका का, वो ड्रूप क्यों कर जाता है, मुरझा क्यों जाता है छूने पर या मैकेनिकल स्टिमुलाई आने पे। तो बेसिकली इसमें टर्गर प्रेशर का लॉस होता है, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये सेमी मोनास्टिक मूवमेंट हो गया। फिर आप समझ लेते हैं निक्नास्टिक मूवमेंट। तो ये भी क्या है, नास्टिक मूवमेंट का ही पार्ट है। द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन प्लांट्स दैट इन्वॉल्व डायगोनल वेरिएशन, that is the changes in the day and night in the position of flower and leaves are called निक्नास्टिक movement or sleep movement। ये दो टाइप ऑफ होते हैं निक्नास्टिक मूवमेंट, एक होता है फोटोनास्टी, एक होता है थर्मोनास्टी। फोटोनास्टी में क्या होता है, द नॉन डायरेक्शनल डायगोनल मूवमेंट कॉज्ड बाय लाइट इज कॉल्ड फोटोनास्टिक मूवमेंट। जो फोटो से ही पता चला, जो लाइट से होता है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे फ्लावर्स ऑफ डैंडेलियंस ओपन अप व्हेन लाइट इज ब्राइट। तो जब रोशनी बहुत तेज रहती है, ब्राइट रहती है, तब फ्लावर्स जो है, डैंडेलियन के जो फ्लावर्स है वो ओपन अप हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे लाइट जो वो कम होते जाती है, फ्लावर्स जो है अपने आप क्लोज होने लगता है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट देखे होंगे आपने जो सुबह सुबह मॉर्निंग में वो कम लाइट में ग्रो कर लेते, ओपन अप हो जाते हैं, और जब ज्यादा लाइट होती है तो अपने आप को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी टाइप ऑफ नास्टिक मूवमेंट को बोलते हैं फोटोनास्टिक, ठीक है। तो डैंडेलियंस में ऑपोजिट है, डैंडेलियंस में क्या होता है, लाइट के सामने वो ओपन अप हो जाता है, ठीक है, और लाइट के सामने वो ओपन अप हो जाता है, और जब कम लाइट होता है इवनिंग टाइम में तो वो ड्रूप करने लगता है, ठीक है। थर्मोनास्टी भी सेम है, द नॉन डायरेक्शनल डायगोनल मूवमेंट कॉज्ड बाय टेम्परेचर इज कॉल्ड द थर्मोनास्टिक मूवमेंट। जैसे फ्लावर्स ऑफ टुलिप ओपन व्हेन द टेम्परेचर इज हाई। तो टुलिप के जो फ्लावर है वो ओपन कब होते हैं, जब टेम्परेचर थोड़ा बहुत रिलेटिवली हायर होता है, एंड क्लोजेस व्हेन टेम्परेचर फॉल्स, ठीक है। तो टुलिप जो मिलता है आपको ठंडी जगह में मिलता है, तो बहुत एक्सट्रीम ठंड रहती है तो टुलिप ब्लूम नहीं करता, ओपन अप नहीं होता, तो उसके लिए थोड़ी सी हाई टेम्परेचर होती है, ठीक है। तो ये था निक्नास्टिक मूवमेंट। अब हम लोग समझ लेते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट किसे कहते हैं।
तो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई जैसे लाइट वाटर डिटरमाइंस द ग्रोइंग मूवमेंट इन प्लांट इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। तो ये क्या हो गया, डायरेक्शनल हो गया। ट्रॉपिक मूवमेंट जो हो गया दिस इज डायरेक्शनल, और जो नेस्टिक मूवमेंट था वो नॉन डायरेक्शनल था, बट इसमें डायरेक्शनल है। द मूवमेंट इन ट्रॉपिज्म कैन बी कैटेगराइज्ड एज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म मतलब क्या होता है, व्हेन द प्लांट पार्ट्स मूव टुवर्ड्स द स्टिमुलाई। जब प्लांट पार्ट जो है वो स्टिमुलाई की तरफ मूव करता है उसको पॉजिटिव बोलेंगे, और जब वो प्लांट पार्ट जो है वो अगेंस्ट द स्टिमुलाई मूव करता है उसको हम लोग नेगेटिव ट्रॉपिज्म बोलेंगे। अब और क्लैरिटी आपको आ जाएगा इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जिसको फोटोट्रोपिज्म बोलता है। जैसे हम लोग एक प्लांट को ग्रो कर रहे हैं अंडर द सनलाइट, तो जो सन के तरफ जितना भी, जिधर से सन का रोशनी आ रहा है, जो सन की लाइट आ रही है जिसको एक्सटर्नल स्टिमुलाई बोल रहा है, तो जिधर से वो आएगी वो प्लांट उसी तरफ वो ग्रो करने लगेगा और एक्सटेंड होने लगेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। जैसे कि सनफ्लावर में होता है, सनफ्लावर प्लांट में होता है, जिस तरफ से सन की रोशनी आती है वो उधर से वो फ्लावर ब्लूम करने लगता है। ठीक है, movement of plants in response to light, that is shoot usually grows towards the light। ठीक है, तो shoot जो है, जो अपर पार्ट, जो एरियल पार्ट है, ग्रीन पार्ट, वो टुवर्ड्स द लाइट होता है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। वेयर एज द रूट ग्रोज अवे फ्रॉम द लाइट एंड सोस नेगेटिव ट्रोपिज्म। और जो रूट होता है वो लाइट के अगेंस्ट भागेगा, तो रूट जो है वो इस तरफ आ जाएगा, बट शूट जो है वो सन के डायरेक्शन में, सन से जिधर रोशनी आ रही है उस तरफ मूव करेगा। तो शूट में क्या होता है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, और रूट में होता है नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स जैसे कि जियोट्रोपिज्म। तो जैसे कि मेनली क्या होता है, प्लांट्स जो होता है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो करता है। ग्रेविटी क्या है, अपसाइड डाउन, वो डाउनवर्ड डाउनवर्ड टाइप डाउनवर्ड फोर्स होता है ग्रेविटी। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो करता है ना। तो उसमें क्या होता है, तो जियोट्रोपिज्म, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, दैट इज रूट यूजुअली मूव टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल पुल जो है, फोर्स है, वो तो डाउनवर्ड साइड में है, और रूट जो है वो भी डाउनवर्ड साइड है। तो इस केस में क्या होगा, रूट जो है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक जियोट्रॉपिक है। बट जो शूट है वो ग्रेविटी के डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जो शूट पार्ट को, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। जैसे अगर हम पॉट को, प्लांट के पॉट को अगर हम इस तरह से टिल्ट भी कर देते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे भी रखेंगे, तो शूट जो है वो ऊपर ही उगेगा, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी है, तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। और जो रूट है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होता है। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं, जैसे कुछ न्यूमेटोफोर्स है, जैसे कि जो सुंदरबन रीजन में आपको मिल जाएंगे, तो वो प्रॉप रूट जिसको बोलते हैं, जो जमीन के नीचे से ऊपर में, ऊपर की तरफ में रूट्स आने लगते हैं। ठीक है, जिसको प्रॉप रूट्स बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं, वो सब एक्सेप्शन केस है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी नेगेटिव के जगह वो लोग नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है। तो जरूरी नहीं है कि हर रूट जो है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करे, एक्सेप्शन केस जरूर होता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे जियोट्रोपिज्म। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ कोरिलेट करके समझना पड़ेगा। ग्रेविटी डाउनवर्ड साइड एक्ट होता है, तो जो ग्रेविटी के साथ चल रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे, और जो ग्रेविटी के अगेंस्ट चल रहा है उसको हम लोग नेगेटिव जियोट्रोपिज्म बोलेंगे। ठीक है, आप समझ लेते हैं केमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म और थिग्मोट्रोपिज्म। तो केमोट्रोपिज्म मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ प्लांट्स पार्ट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलेशन। तो प्लांट पार्ट वो मूव करते हैं इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलेशन, तब हम उसको केमोट्रोपिज्म बोलते हैं। व्हेन अ प्लांट पार्ट grows towards the stimulant, it shows positive chemotrophism। अगर कोई केमिकल हम लोग रख दिए आसपास में और वो प्लांट जो है उसी के तरफ ग्रो कर रहा है, तो वो पॉजिटिव होगा। और जो अगेंस्ट द स्टिमुलाई होगा, प्लांट, ये केमिकल है, प्लांट जो इस तरफ से ऑपोजिट ग्रो कर रहा है, तो उसको हम लोग नेगेटिव केमोट्रोपिज्म बोलेंगे। सिमिलरली हाइड्रोट्रोपिज्म भी वही है, the movement of plant parts towards the water, that is the movement of root underground the
underground towards the water source is example of positive hydrotropism. तो जो रूट्स जो प्लांट के पानी के नीचे ग्रो होता है वो हमारा होता है पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, और जो पानी से दूर भागते वो ऊपर आ जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, है ना। उसी तरह से थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच ऑफ अ फॉरेन ऑब्जेक्ट। तो टच ऑफ ए फॉरेन ऑब्जेक्ट लाइक, जैसे कि लाइक द हेल्प ऑफ अ क्रीपिंग प्लांट द स्टेम्स ग्रो अलोंगसाइड द सपोर्ट। जैसे कि पीज में ले लीजिए, जो क्रीपर्स होते हैं मेनली उसमें क्या होता है, टेंड्रिल्स प्रेजेंट होता है, ऐसे ऐसे करके स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट को क्लिंग कर लेते हैं और उसके थ्रू वो ग्रो करने लगते हैं, है ना। तो ये कैसे होता है, तो ये बिकॉज ऑफ टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स, तो इसको इस टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म को हम लोग बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो ये क्रीपिंग प्लांट्स में मेनली होता है, जैसे कि एग्जांपल हो गया पीस। तो ये टाइप ऑफ हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग हार्मोनल कंट्रोल इन प्लांट्स को समझेंगे। हार्मोनल कंट्रोल तो मेनली जो है प्लांट में देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स, या इसको फाइटोहार्मोन्स बोलते हैं, that are produced in plants in very minute quantities. All these 5 plant hormones can be divided into 2 groups. तो 5 जो हार्मोन्स है फाइटो हार्मोन्स वो 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक होता है ग्रोथ प्रोमोटर, एक होता है ग्रोथ इनहिबिटर। तो ग्रोथ प्रोमोटर्स कौन कौन से हैं, जो है ऑक्सिन, जिबरलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स। तो ये तीनों जो है वो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बाय स्टिमुलेटिंग सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग के थ्रू ये ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है। और जो ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं उसको एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन बोलते हैं। तो एब्सिसिक एसिड मतलब एबीए, और इथिलीन जो इंड्यूस्ड डोरमेंसी, एब्सिशन एंड स्ट्रेस, इन सबको एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, इसको रोकते हैं। तो 2 टाइप ऑफ हार्मोन्स है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ प्रोमोटर्स के एग्जांपल कौन से, ऑक्सिन, जिबरलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स। एंड ग्रोथ इनहिबिटर क्या है, एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन। अब हम डिटेल में समझ लेते हैं हार्मोन्स के बारे में, प्लांट हार्मोन्स। तो सबसे पहले ऑक्सिन, इट इज सिंथेसाइज्ड एट द टिप्स ऑफ द रूट एंड शूट। कहाँ प्रेजेंट होता है, तो रूट के टिप पे या शूट टिप्स पे। इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज नेचुरली ऑकरिंग फॉर्म। और ऑक्सिन का जो नेचुरली ऑकरिंग फॉर्म क्या है, तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको IAA बोलते हैं, ठीक है। इसका फंक्शंस क्या है, तो आपको एटलीस्ट 2-3 इंपॉर्टेंट फंक्शन याद रखने होंगे। जैसे कि ऑक्सिन का है इंड्यूसेस एपाइकल डोमिनेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर्बिसाइड भी यूज किया जा सकता है। रेगुलेट्स प्लांट ट्रोपिज्म, ठीक है। फिर क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ फाइटो हार्मोन्स है, तो प्रोमोट सेल एनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन, स्टेम ग्रोथ, फ्रूट ग्रोथ एंड सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है। साथ ही साथ में बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है, इंड्यूसेस द डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट्स। तो सीडलेस फ्रूट का डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी। ये आप हायर क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट फंक्शंस मेनली क्या है ऑक्सिन के, तो एक तो है वो प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, बढ़ावा देता है सेल डिवीजन करके, सेल डिफरेंशिएशन करके। साथ ही साथ में पार्थिनोकार्पी कार्पीज भी शो होता है, जिसको बोलते हैं सीडलेस फ्रूट। और इन अपाइकल डोमिनेंस भी ये इंड्यूस करता है। तो ये मेनली 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, बाकी आपको याद रहता है तो बेटर है, ठीक है। तो ये ऑक्सिन्स के फंक्शन है। अब दूसरा प्लांट हार्मोन देख लेते हैं, जो है जिबरलिन्स, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं GA3 भी बोलते हैं, ठीक है। GA3 also known as gibberellic acid synthesizes occurs in the area of rapid cell divisions like fruits and seed। तो जहाँ पर रैपिड सेल डिवीजन होता है वहां पर ये रिलीज सिंथेसाइज होता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, promotes growth by overcoming dormancy, act as antagonist to ABA। तो ABA जो स्ट्रेस हार्मोन है उसका ऑपोजिट ये एक्ट करता है। promotes the growth in stem, leaves and intern, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे शुगर केन का जो इंटरनोडल इलोंगेशन है, लंबे होने का कारण है वो जिबरलिन्स ही है। तो शुगर केन का जो स्टेम की जो लेंथ है वो बढ़ाने में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो जिबरलिन्स है। प्रोमोट्स इंटरनोडल ग्रोथ, जो मैं बता रहा था शुगर केन में,
just before flowering, bolting in cabbages, beets induces parthenocarpy in plants like tomato. ठीक है, तो पार्थेनोकापी ये भी करता है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि ये ओवरकम करता है डोरमेंसी को, और एबी एब्सिसिक एसिड का एंटागोनिस्ट है, और साथ ही साथ में इंटरनोडल इलोंगेशन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होता है, तो एरिया ऑफ रैपिड सेल डिविजन्स लाइक फ्रूट्स एंड सीड्स में। फिर समझ लेते हैं साइटोकाइनिन, ये भी ग्रोथ प्लांट हॉर्मोन्स है। तो सिंथेसाइजेस occurs in a young fruit, shoots, buds and root apices. The first cytokinin, natural cytokinin is zeaxanthin। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए। तो प्रोमोट्स फ्रूट ग्रोथ, ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा एंड सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइटोकाइनिन। हेल्प इन मॉर्फोजेनेसिस एंड ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बड। साथ ही साइड में डिले द एजिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, ये जो पत्ते जो एजिंग हो जाता है बहुत जल्दी, उसको डिले करने में कौन रोल करता है, तो साइटोकाइनिन्स करता है। एंड इंक्रीजेस द सेल्फ लाइफ ऑफ द वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स फ्रूट की जो सेल्फ लाइफ है उसको बढ़ाने के लिए साइटोकाइनिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये तीन थे हमारे ग्रोथ फाइटो हॉर्मोन्स। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इनहिबिटर्स। फाइटो हॉर्मोन्स इनहिबिटर्स कौन सा है, तो सबसे पहला है इथिलीन। इथिलीन जो है वो गैसियस फाइटो हार्मोन है। ठीक है, वो गैसियस फॉर्म में होता है। इथिलीन एक गैस है, सिंथेसाइज लार्जली इन द राइपेनिंग फ्रूट्स। आपने देखा होगा कि बहुत सारे अगर फ्रूट्स, राइपेन फ्रूट्स रखे होंगे एक साथ में, तो एक गैस सा फॉर्म, एक स्मेल सा रिलीज आउट होता है, उसी को बोलते हैं। उस जो गैस रिलीज होता है वो बिकॉज ऑफ इथिलीन फॉर्मेशन के कारण ही वो गैस रिलीज होता है। तो इससे क्या होता है, प्रोमोट्स हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इन सीडलिंग, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रूट ग्रोथ, रूट हेयर फॉर्मेशंस, help in break in dormancy and seeds, and stimulates abscission in leaves, flowers and fruits। ठीक है, मेनली ये राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स में हेल्प करता है। और एब्सिशन मतलब एब्सिशन मतलब होता है, एब्सिशन इन लीव्स मतलब होता है कि पत्तों का झड़ना, वो कौन करता है, वो इथिलीन के कारण होता है। पत्तों का झड़ना, फ्लावर्स का झड़ना, किसी भी चीज को बहुत जल्दी उसको ग्रो करा देना। ठीक है, तो ये इथिलीन का फंक्शन है, और ये गैसियस फाइटो हार्मोन है। तो राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इथिलीन। फिर लास्ट जो है जिसको आप बोलते हैं एबीए या एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो ये इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, और ये जिबरेलिन्स एसिड के एंटागोनिस्ट काम करता है। ठीक है, तो इनहिबिट द प्लांट ग्रोथ, ये प्लांट को ग्रो करने नहीं देता है। इंड्यूसेस डोरमेंसी इन सीड एंड बर्ड्स। ठीक है, फिर क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा में हेल्प करता है, स्टोमाटा को क्लोज कर देता है ताकि प्लांट वाटर को कंजर्व किया जा सके। ठीक है, कॉजिंग स्ट्रेस एंड दस कॉजिंग विल्टिंग ऑफ द लीव्स, प्रोमोट एब्सिशन एंड सेनेसेंस इन लीव्स। ठीक है, तो ये पत्तों का झड़ना बहुत ज्यादा तेज कर देता है। तो पत्ते जब गिर जाते हो तो उससे क्या होता है, पानी जो है एक स्टोमाटा क्लोज हो रहता है, और पत्ते ही नहीं रहेंगे तो स्टोमाटा का कोई रोल ही नहीं है, वाट ट्रांसपीरेशन होगा ही नहीं। तो प्लांट में जो लॉस ऑफ वाटर है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये बिकॉज ऑफ एब्सिसिक एसिड ही है। ठीक है, तो ये नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये प्लांट को बहुत ज्यादा रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इंक्रीजेस प्लांट टॉलरेंस टुवर्ड्स स्ट्रेस, इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। तो प्लांट स्ट्रेस हार्मोन क्या है, तो एब्सिसिक एसिड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कुछ हार्मोन्स जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, तो ऐसा भी कुछ हार्मोन्स होने चाहिए ना जो ग्रोथ को रेगुलेट कर सके, कम कर सके। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भले ही प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जो इनहिबिटर्स है उनका भी बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अगर ग्रोथ ही होते रहेगा तो इनहिबिशन होगा ही नहीं, कोई चीज पकेगा ही नहीं, हमें टाइम पे मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये था एब्सिसिक एसिड और प्लांट हार्मोन्स के बारे में, फाइटो हार्मोन्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने समझने मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप फॉलो करना चाहें तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।